बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सईद आपके वक्त का। ये ख़त लिखने की आदत पड़ गई है जजेस को या ये बगावत है? जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब हमेशा ख़तो किताबत में ही मशहूर रहे हैं, मीडिया की जीनत बनते रहे हैं। अब ये रात को जो बमशेल उन्होंने गिराया, इससे हम यही करें कि ये जो 8 दिनों का माजरा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस यकजान हो गए हैं, लेकिन आज अहम इजलास जो होने जा रहा है उससे पहले ये ख़त मैटर कितना करता है, और क्या इसको हम समझे कि यही दो जज जो हैं रूठे हुए हैं या बाकी मामला ठीक नहीं है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। पहली बात तो ये है कि ये वाकई वो दो जज हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है। नाइंसाफ़ी सेंस में हुई कि पहले जो रिवायत एक चल रही थी कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा, अब उसके अंदर तरमीम हो चुकी है, जिसके बाद तीसरे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया। तो ऊपर वाले दो एक तरह से गैर मौसर या उज़्व मुअत्तल मान के रह चुके हैं। और साथ ही अब ये देखें कि सिर्फ इनको चीफ जस्टिस बनने से ही रोका नहीं गया, बल्कि आगे मजीद उनकी मंजी ऐसे ठोकी जा रही है कि ना वो आइनी बेंचेस का हिस्सा होंगे, ना किसी अहम केस को सुन सकेंगे। उनके पास मुकदमात आएंगे शायद 3-3 मरने की ज़मीन वाले, या फिर मुकदमात आएंगे जमानतों के, लड़ाई झगड़े के, और इस तरह के केसेस उनके सामने लगेंगे और वो बैठ के उनके फैसले करेंगे। एक तरह से वो भी आपको यूँ अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि शायद वो मजिस्ट्रेट या एक सिविल जज या सेशन जज की उहदे के बराबर इनकी औकात हैसियत बाकी रह गई है। तो ये एक कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर ये, इसको क्या कहते हैं, पपोला फूटना होता क्या होता है? आप जो फोड़ना चाहें फोड़ दें। हाँ, वही वाला। तो वो कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात तो होगी ना कि हम चीफ जस्टिस, अब जस्टिस मंसूर अली शाह का देखें, 3 दिन रहते थे। 22 तारीख को जस्टिस का याहिया अफरीदी का ऐलान किया गया। 3 दिन बाद आपने चीफ जस्टिस बनना हो और 3 दिन पहले आके आपकी जो लॉटरी है वो टिकट आपकी कहीं गुम हो जाए, हाँ। तो मुझे बताएं फिर आप क्या करेंगे? सही। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है इंसान की। सृष्टि होती है क्या? जी, सृष्टि ठीक बोल, पहली दफा आपने ठीक बोल हाँ, दिया। तो वो उसकी सृष्टि के अंदर ये चीजें शामिल हैं। काजी फायज ईसा के बारे में क्या कहा जाता था कि इमरान खान ने इसके खिलाफ रेफरेंस भेजा इसलिए ये उसके खिलाफ हुआ। हालांकि रेफरेंस एक आईनी तरीकाकार के मुताबिक भेजा गया था। जो इल्जामात उसके अंदर लगाए गए थे वो दुरुस्त थे और काजी फायज ईसा उन इल्जामात का जवाब नहीं दे सका था। जजेस को जज्बाती ब्लैकमेल करके अपनी बीवी और बेटी को अदालतों में लाकर जजेस के सामने बिठाकर जज्बाती ब्लैकमेल किया गया और उस तरह उसने अपने हक में वो फैसला करवाया। तो यहाँ मुझे भी इसी तरह की कोई कहानी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये एक बड़ी अहम चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बज़ाहिर इस वक्त बगावत फूट पड़ी है। और अभी देखिए, पिछले हफ्ते ही हम ये बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के इकदामात बड़े अच्छे हैं और वो शायद अदलिया की आज़ादी के लिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम तो करने वाले हैं। सिर्फ ये भी हो सकता है आंखों की धूल हो। मुझे तो यूं लगता है कि आंखों की धूल नहीं, आंखों का धोखा या धूल झोंकना होता है। धूल झोंकना, ये एक ही बात है। मैं उर्दू ही सीधी कराता रहा सर, थैंक यू। तो देखिए कि अब याहिया अफरीदी साहब भी कहते कुछ रहे कर कुछ रहे, बज़ाहिर वो भी ये समझते हैं कि किसी मुश्किल रास्ते पे जाने की बजाय बेहतर ये है कि गो विद फ्लो। गो विद द फ्लो। हाँ, गो विद द फ्लो। जी, जैसे पानी में ना, इसमें जानबूझ के फेल होने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो देखे ना, अब याहिया अफरीदी साहब आसान रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। जो उम्मीदें हम शायद लगा के बैठे थे कि ये अदलिया आज़ाद होगी, अदलिया कंप्रोमाइज नहीं होगी, जो दबाव अदलिया के ऊपर है उसको ख़त्म किया जाएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह को मुख्तलिफ कमेटियों की सरबराही दी जा रही है, उसको कमेटीज़ के अंदर शामिल किया जा रहा है, उसके रिसर्चर वापस आ रहे हैं। ये शायद वो चीज़ें थी कि जिस तरह बच्चे को वो लॉलीपॉप देगे ना तो फिर सोने की चिड़िया का कहते बस कर दो, हर वीडियो चाहिए मिसाल देने। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि उधर कुछ कहते रहे, यहाँ इन्होंने कहा कि फुल कोट बना दे। अब मामला क्या है इसमें? वैसे 2 सिनेरियो बनते हैं करामत मुगल साहब। पहली बात तो ये है कि अगर काजी फायज ईसा वाली मिसाल को देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये जजेस का खत जो है ये मुनासिब नहीं बनता। अच्छा, इस सेंस में नहीं बनता कि आप काजी फायज ईसा के ऊपर यही एतराज रहा कि 2 जज कमेटी इजलास बुला नहीं सकते। 2 जजेस के इजलास बुलाने से मुमकिन तौर पे कानून की खिलाफ वर्जी होती है। कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल है। जब तक कमेटी का कोरम पूरा ना हो तब तक कमेटी कोई फैसला करने में बेख्तियार है। लेकिन आइन में ये दर्ज नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की शिक 2 अगर आप पढ़ें, शिक 2 के अंदर भी मेजोरिटी के वो भी वसीम मलिक साहब ने आपको पढ़ाई भी है। जी, मुझे ये बताएं, कमेटी के बारे में कहा गया कि 3
अरकान पर मुश्तमिल होगी। जी। 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी, उसमें फैसला मेजॉरिटी करेगी का जिक्र है। अक्सरियत की हाँ, अक्सरियत की मेजॉरिटी बात। का जिक्र है। तो सवाल फिर ये होता है, जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी गुज़श्ता साल जो अपना खत लिखा था उसमें यही एतराज़ उठाया था कि मुझे बताए बगैर आपने कमेटी का इजलास बुलाया जो कानून की खिलाफ वर्जी है, और कमेटी में 3 अरकान का लिखा हुआ है, तो 3 अरकान बैठेंगे तो कमेटी का इजलास होगा। तो यही एतराज़ काजी फायज ईसा के ऊपर भी होता रहा कि वो 2 जजेस थे और 2 जजेस मिलकर वो फैसला कर रहे थे, और तीसरे जज की शिरकत न करने की बुनियाद पर जो है वो फैसला दुरुस्त नहीं बनता। तो यही काम अब इन दोनों जजेज ने भी किया है। तो पहला एतराज़ तो एक तो ये उठता है। दूसरी बात यह है कि अगर काजी फायज ईसा वाली मिसाल पर चला जाए कि वो अगर करता रहा है तो फिर ये भी दुरुस्त है, तो फिर ये एक एलिमेंट जो आपको तस्लीम करना पड़ेगा वो ये है कि फिर आप काजी फायज ईसा के इक़दामात पर आप उनकी तौसीक कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वो अगर 2 जजेस को साथ बिठाकर बात कर रहे हैं। देखें, अगर आप इन 2 जजेस के इस मामले को दुरुस्त कहें तो फिर वो वाले 2 जजेस का मामला भी दुरुस्त मानना पड़ेगा कि वहाँ अगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब नहीं थे तो फिर कमेटी का इजलास वो दुरुस्त था, फैसले दुरुस्त थे। तो फिर अगर आप इसको दुरुस्त तस्लीम करें तो फिर आप उसको भी दुरुस्त तस्लीम करें, फिर आप माने कि काजी फायज ईसा ने भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। दूसरी अहम चीज़ ये है करामत मुगल साहब के, अब जब मुझे वैसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब ये चीज़ डिसाइड हो गई, जस्टिस मंसूर अली शाह खुद मुख्तलिफ केसेस में बैठ के कह रहे हैं कि इस नुक्ते के अंदर, इस मामले के अंदर आइन की तशरीह का मामला है, तो ये आइन की तशरीह का मामला है, तो इसलिए ये जो केस आइनी बेंच के सामने जाएगा, तो अब आइनी बेंचेस बनेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जो आइनी तरमीम का मामला है फिर वो भी उसमें भी आइन और कानून के ही नुक्ते उठाए गए। इधर ये बात जैसे फुल कोर्ट का पहला इजलास चीफ जस्टिस ने बुलाया और खबर बाहर आई कि 26वीं आइनी तरमीम पर बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है जजेस के दरमियान, इस पर को मिल के एजेंडा आने वाला है, काम आने वाला है, खबर आने वाली है। इस खत के अंदर वही चीज़ तो बताई गई है कि 4 तारीख को फुल कोर्ट बुलाने का कागज, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम में अब बाजू मरोड़ा नहीं जा रहा, अब बाजू तोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट। देखें, वो फुल कोर्ट इजलास था, ये फुल कोर्ट बेंच बनाने की बात जी। कोर्ट इजलास जो है वो इंतजामी साइड उसमें फैसला हो गया ना, जजेस ने कर दिया कि बनाए। नहीं, उसमें ये फैसला शायद ये नहीं हुआ था, उसके मीटिंग में खबर तो आई थी। देखिए, खबर ये आई थी हमारे पास, हमने ये खबर दी थी कि जब ये ज़ेरे अल्तवा मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग मुकम्मल हो गई ना, तो जजेस ने तमाम जो स्टाफ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अंदर कमेटी रूम में बैठा था उन सबको बाहर निकाल दिया था। इवन के जो IT के लोग थे जो वीडियो लिंक उसकी सहूलत फराम कर रहे थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया, और जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब में थे, वहाँ से वो वीडियो लिंक के जरिए ऑनलाइन हुए थे। तो फिर ये अंदर क्या डिस्कशन हुई इसकी तफसीलात अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना कि और जस्टिस मुनीब अख्तर का भी कि 31 अक्टूबर को हमने आपको कहा कि आप इंतज़ामी कमेटी का इजलास बुलाएं, आपने इंतज़ामी कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, जिसके बाद हम दोनों जजेज़ ने मिलकर ये इजलास बुलाया और हमने फैसला किया अक्सरियत की बुनियाद पर कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं वो तमाम दरखास्तें अब फुल कोर्ट बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। और उसके लिए कमेटी ने रजिस्ट्रार यानी सेक्रेटरी कमेटी को भी ये कहा कि आप इस हवाले से मीटिंग मिनट्स भी अपलोड करें वेबसाइट पर, जो नहीं किया गया, और साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस हवाले से काज लिस्ट जारी करें और 4 नवंबर को 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। जस्टिस मंसूर साहब के जो खत आते थे वो आते थे जो ही पार्लियामेंट कुछ करने लगती थी। आपको याद होगा 26वीं आइनी तरमीम को 2 दफ़ा वो खत आए कि रोका जाए, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब फुल कोर्ट से पहले, आज बल्कि जुडिशल कमीशन से पहले ये खत उसी तरह की एक कार्रवाई है, ये वाकई ये लीगल ग्राउंड्स पर है, बहुत मजबूत ग्राउंड्स पर है। देखिए, सवाल तो मुझे करामत मुगल साहब, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह एक बार फिर चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यू श्योर? जी। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का अचानक इस तरह का ख़त लिखना, मेरे ख्याल में इसकी कोई लॉजिक मंतक हमें दुरुस्त बनती हुई नज़र नहीं आती। जब एक चीफ जस्टिस को अभी हफ्ता हुआ है और आप मुख्तलिफ मुकदमात में, जैसे मैंने कहा कि आप खुद मुख्तलिफ मुकदमात में कहते हैं कि इसमें आइनी नुक्ता है, इसके ऊपर फुल को आइनी बेंच बनेगा तो ये मुकदमा सुना जाएगा, तो फिर ये जो 26वीं आइनी तरमीम वाला मामला है, अब वो तरमीम लागू हो चुकी, उस तरमीम के तहत नया चीफ जस्टिस बन चुका। सही है, गलत है, उस आइनी तरमीम की आइनी हैसियत की जाँच अभी होनी है, सुप्रीम कोर्ट का ही कोई लार्जर बेंच या आइनी बेंच बैठेगा और वो उसका जायज़ा लेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप
एक तरफ उस आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस के क़याम का इंतजार भी कर रहे हैं, मुकदमात उस आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की बात भी कर रहे हैं, शेर की खाला है। तो फिर आप दूसरी जानिब एक इंतजामी साइड पे आप कमेटी का इजलास बुलाएं, उस कमेटी के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर को साथ मिला के आप ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहें कि आप इसके ऊपर फौरी तौर पर समाअत करें और इसके ऊपर लार्जर बेंच फुल कोर्ट बनाएं। तो सवाल ये है ना कि अगर एक बार आईनी बेंच बन जाए, उसमें जब ये दरख्वास्त आएगी तो एक बार फिर ये सवाल उठाया जाएगा कि आईनी तरमीम, चूँकि आइन की तशरीह का मामला है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तकरीबन 27 शिक्के हैं, उनकी तशरीह के ऊपर बात होनी है। तो इसलिए बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाए। फिर मामला भेजा जाएगा जुडिशल कमीशन के पास। जुडिशल कमीशन फिर उसमें लार्जर बेंच कहेगा जी ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाया जाए। सही, आप उसको फुल कोर्ट ना दें, फुल कोर्ट की चूँकि वो चीज़ उसमें शामिल नहीं है, अल्फाज अब शामिल नहीं रहे आईनी तरमीम के अंदर, लेकिन फुल कोर्ट आप यूं कह दें कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल जो है वो लार्जर बेंच। तो आप ये नाम दे, नाम आपने चेंज करना है ना, काम तो वही है कि सारे जजेस उसमें शरीक होंगे। तो आप यूं कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। मेरे ख्याल में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है जस्टिस मंसूर अली शाह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जराए ये भी कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक वो क्या कहते हैं कि मैनुपुलेटर है, बड़ा बेहतरीन जो है ना इनका वो स्ट्रेटेजिक माइंड है इनका। अगर हम वापस सुइयों को घुमाते हैं, पिछले मंडे को ही हम चले जाते हैं जब फुल कोर्ट हुई, प्रेस रिलीज एक आई, हमने पढ़ी, हमने कहा कि लाइन नंबर 3 में 10 में 17 में जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम है। इस प्रेस रिलीज के अंदर 2 दफ़ा जस्टिस याहिया का और 3 दफ़ा जस्टिस मंसूर का नाम है। डायरेक्शन यहाँ से जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ये चलाएंगे। हुकूमत को मैसेज दे दिया गया है कि जस्टिस मंसूर था, है और इंशाल्लाह रहेगा। तो वो उस मैसेज का क्या हुआ फिर? वो भी कॉस्मेटिक्स थी, स्मोक स्क्रीन था। देखिए वो कॉस्मेटिक्स नहीं थी, वो तो फुल कोर्ट का एलामिया था, और मेरे ख्याल में उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जो तजावीज़ थी उनको वेट दिया गया था। इसमें एक वजह, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि कोई एक और ग्रुप जो है वो कुछ जजेस को मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ गुजरे और इतना मैं वही कह रहा हूँ कि वो दुल्हन भी शादी करके आया ना, तो वो भी महीना 2 महीने इंतजार करती है, उसके बाद फिर बांडे खड़कते हैं। हाँ, फिर बांडे खड़कना शुरू होते हैं, सास के साथ, नंद के साथ, या देवरानी जेठानी मौजूद हो तो फिर उनके साथ मसाइल बनते हैं। थैंक यू। तो यहाँ तो देखे ना कि अभी तक वो 7 दिन भी नहीं गुजरे और पांडे खड़कने लग गए हैं। पांडे क्या खड़कने लग गए हैं, बल्कि कांच के बर्तन टूटना भी शुरू हो चुके हैं। वो जो बंद कमरों की लड़ाई थी वो सरेआम हो गई है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे इसमें एक मैनिपुलेशन का ये भी खदशा लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि कुछ और वो होते हैं ना, आपको पता है कि ग्रुप भी होते हैं, वो भी हरकत में आ जाते हैं और वो फिर कुछ जजेस को उकसाने दाने डालते हैं, दाने चुग लिया जाए तो फिर आप शिकंजे में आ जाते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में तो अब ये खबरें भी मंजर आम पर आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक तरफ काजी फैज़ ईसा की मुखालफत भी करते थे, दूसरी जानब काजी साहब को ये भी कहते थे कि आप 3 साल की तोसी ले लें, एक्सटेंशन ले लें, ये अच्छी बात है। तो पता नहीं अब मंसूर अली शाह साहब की कौन सी करवट सीधी है, अल्लाह जाने, लेकिन इनके बारे में सबसे ज़्यादा शकूक व शुबात वाली जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और हम तो ये समझे थे कि चले जी अगर ये सऊदी अरब गए हैं शायद पिछले गुनाह माफ़ करवाने के लिए, हमेशा यही कहते हैं। जी हम तो यही देखें, गुमान अच्छा रखना चाहिए ना, कुरान मजीद में भी यही फरमाया गया कि बदगुमानी ना रखा करो। तो हम तो अच्छा गुमान रख रहे थे, अब हमें क्या पता था कि अच्छे गुमान के पीछे जो है वो मेकअप ज़्यादा चेहरा कुछ और भी निकल सकता है। तो मैं भी निकल सकता, हाँ, तो मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये 2 जजेस जो है ना, ये अगर थोड़ा वेट कर लेते, इंतज़ार कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। जल्दी हो गई है। जब एक चीफ जस्टिस अपने इस सारी जो फुल कोर्ट का वो एलामिया था उसमें भी ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना एक क्या कहते हैं उसको, कि मुकदमात निपटाने के लिए एक प्लान दिया है और उस प्लान के ऊपर अमल दरामद भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेंचेस बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात निपटाए जाएंगे। तो जब एक अच्छी कोऑर्डिनेशन आपके दरमियान हो रही है तो फिर कुछ टाइम और हुकूमत को मैसेज भी जा रहा था। तो ये अब अल्लाह जाने करामत मुगल साहब किसके क्या अज़ाइम है, किसके क्या एजेंडे हैं। चेहरे सामने कुछ रखे जाते हैं, अंदर चेहरा कोई और होता है। वैसे वो जापानी कहावत है ना कि इंसान के 4 चेहरे होते हैं, हर इंसान के। एक वो चेहरा जो दुनिया के सामने होता है, एक वो चेहरा भी होता है, एक वो चेहरा जो दोस्तों के सामने होता है, एक वो चेहरा जो फैमिली के सामने होता है, और एक वो चेहरा होता है चौथा, जो शनाख्ती कार्ड पर होता है, जो आप किसी को भी अपने बारे में, वो आपकी शख्सियत की चंद राज, चंद बातें
जो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, वो अपने दिल में रखते You are हैं। ये right. आपका चौथा चेहरा होता है। तो यहाँ पता नहीं अब किस जज का कौन सा कितना चेहरा है, लेकिन बात यह है कि मेरे ख्याल में रंग के अंदर भंग जो है वो डाल दी गई है। आप बताएं, आखिरी सवाल, ये खत ऐसे ही गुजर जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, या फिर कुछ 2 घर जाएंगे या कोई 1 घर जाएगा? होगा क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को टारगेट पर तो रखा जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान था कि ये 2 जज चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, उन्होंने उसके ऊपर अमल कर दिखाया। अब उसका खमियाजा क्या भुगतना है मुल्क को, कौम को, रियासत को, ये शायद इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ की कैलकुलेशन करती नहीं है। वो गैर ज़रूरी चीज़ों में जाते ही नहीं। उनका एक टारगेट था कि इन 2 को नहीं बनने देना, बाकी पीछे बेशक पूरे मुल्क में आग लग जाए, कोई मसला नहीं है, और उन्होंने वही किया। अब यहाँ अहम सवाल जो है मेरे ख्याल में वो चीफ जस्टिस के जो है ना वो कंडक्ट के ऊपर उठता है कि क्या चीफ जस्टिस इस खत को एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ टेक अप करते हैं, या फिर बंद कमरे का इजलास बुला, या फिर एक बार फिर मसालियाती किरदार जो है वो इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला भी सारे अच्छे दोस्त भी हैं। काजी साहब तो चूँकि इससे पहले वो रास्ता जो चुन गए, उसकी वजह से मंसूर अली शाह ने 24 अक्टूबर वाला ख़त लिखा और उसमें ऐसी तबाहकुन बातें लिखी जो शायद कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। और काजी साहब भी शायद उसी ख़त की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में थे। जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया था, और ना ही उन्होंने उसके ऊपर उसका वैसे कोई ख़त लिख कर जवाब दिया है, बल्कि वो रुखसत लेके चले गए। शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका कोई दोस्त, करीबी दोस्त, इस तरह के सख्त अल्फाज उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो अब ये जस्टिस याहिया, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर है कि वो अगर इसको ज़रा तहम्मुल के साथ लें, मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, तो एक अलग रास्ता जो है वो निकल सकता है। लेकिन अगर वो इसको एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ लेते हैं और ये कहते हैं कि इन 2 जजेज़ ने मेरे साथ जो है ये अच्छा नहीं किया और मैं अब इनके साथ वही जैसे काजी फैजी सा गरज लेके चलता था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भांडे खड़क रहे हैं वो खड़कते रहेंगे। फिर ये भी होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस काफ़ी अरसे से कहा जाता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो रास्ते से हटाना हो तो 1000 बहाने हैं, और अगर मामलात को ठंडा रखना हो तो तब भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मुझे मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। पिछले हफ्ते ना पीर के रोज़ 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के एक अफीसर हैं, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और उनसे पूछा गया कि सर बताएं ज़रा, नए बॉस हैं, कैसी शख्सियत, कैसे मिजाज, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कमज़ोर शख्सियत के मालिक हैं, ये बहुत बोल्ड, बहुत सख्त फ़ैसले ये नहीं लेंगे, ये अपने फ़ैसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ाहमत भी नहीं करेंगे। और ये वो अल्फाज हैं जिसके ऊपर मैंने मजाक किया कि जस्टिस और होता है, चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस। मैंने यही कहा, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है यार कि एक बंदे के बारे में इस तरह की जो पावर चेंज करती है। लेकिन जो ये फुल कोर्ट ना बुलाने, और ये देखिए कि वही चीज़ें हैं, इतनी आपस में मिक्सअप हो चुकी हैं कि अब यहाँ पर इस कौन सा जज ठीक है, कौन सा गलत है, उसके बारे में खोज करना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और जैसे कहा कि एक एक जज पत्नी कितने कितने चेहरे लेके बैठा हुआ है, खत अंदर कुछ और होता है, बंद कमरों में क्या बात करते हैं वो कुछ और होती है, उसके अलावा मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आती हैं वो कुछ और होती हैं, अपनी अदालत में बैठकर जो बातें करते हैं वो कुछ और करते हैं। मतलब कि हर शख्स की ये कोशिश है कि मतलब मैं के पीछे रहूं, और मेरी कोई मेरी जो अच्छाई है या मेरी जो असल चेहरा है वो किसी के पास ना जाए। बाकी भी कर लेंगे वीडियो। बहुत जी, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। और लगता यही है कि जैसे जाते हुए काजी को ख़त लिख के जस्टिस मंसूर साहब ने बुरा भला कहा था, यहाँ थोड़ी जल्दी हो गई है। 8वें दिन ही वो ख़त लिख दिया गया है, इसका असर बहुत ज़्यादा होगा और कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सख्त हो सकते हैं। ये ख़त ऐसे नहीं जाएगा और ना ही कोई मिसालियाती कमीशन या उस तरह की कोई चीज़ आएगी। ये चीज़ें अब ज़्यादा वाज़ेह होंगी कि कितनी बड़ी दरार फिर पैदा होने जा रही है। मुझे और सईद बलोच को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छी वीडियो है।